थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। अभी ये जो महीना है ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, और कल जो 2 अप्रैल गया है वो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, तो उसी के को ध्यान में रखते हुए जो है कि उसका जो बेसिकली क्या जो थीम है, यूनाइटेड नेशंस ने थीम रखी है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। पर मेरे हिसाब से एक्चुअली मुझे 25 साल से ऊपर हो गया ऑटिज्म के बच्चे और बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चे देखते हुए, तो मुझे लगता है इंक्लूसिव एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं, पर हमें इंक्लूजन इन सोसाइटी की सबसे पहले बात करनी है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अंदर जो ऑटिज्म के और जो बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम अवस्था है, जो परेशानियां हैं, वो काफी कॉमन है। हमने एक अनुसंधान किया था जो हमने 2011 में स्टडी की थी, हमारे पूरे देश के 5 प्रांतों में करी थी। जो कोई हमने गांव वाला क्षेत्र का लिया था, पलवल लिया था, जैसे हिली रीजन कांगड़ा लिया था, और रूरल जो कोस्टल लिया था गोवा में, हैदराबाद को लिया था अर्बन के लिए, और धेंकाल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का लिया था ट्राइबल के लिए। तो ये इंक्लिन स्टडी जो हमने करी थी उसके अंदर हमने देखा कि 2 से 9 साल की उम्र में 12% बच्चों में एक से ज्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल परेशानी थी। तो उसका साल जब हमने जब 2011 में हमने स्टडी करी, उस साल सेंसस भी हुआ था। उस सेंसस में 2 से 9 साल की उम्र के बच्चों में जो नंबर था वो 176.6 मिलियन था। तो ये जो 12% को जब एक्स्ट्रापोलेट किया तो 23.7 मिलियन बच्चों को एक या एक से ज्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम्स थी? ऑटिज्म, ADHD, एपिलेप्सी या न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट, जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी, न्यूरोमसल डिसऑर्डर, जो हमारा एंसेफेलाइटिस वगैरह होता है, मेनिंजाइटिस होता है, किसी भी कारण से लकवा हो जाता है बच्चे को, विजन की प्रॉब्लम, हियरिंग की प्रॉब्लम, स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ये लर्निंग डिसेबिलिटी सारों को मिला के। तो आप सोचो, अगर 23.7 मिलियन उस साल हमने प्रोजेक्टेड था कि 2 से 9 साल में है, और ये जो सारी परेशानियां हैं मोस्टली लाइफ लॉन्ग रहती है, तो कितने लोगों को ये हमारे देश में ये परेशानी होगी। दूसरी बात ये है, उस स्टडी में हमने देखा कि 1/5 बच्चों में एक से ज्यादा परेशानी। मतलब जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा आपको एक पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना है, ताकि वो बच्चे को पूरा देख सके, क्योंकि एक परेशानी के साथ दूसरी हो सकती है। और उस साल जो ऑटिज्म का हमने प्रेवलेंस निकाला था वो 1 in 89 निकाला था। अब ऑटिज्म के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अभी जो उसका सेंस जो डेटा है CDC USA का 2021 का मार्च का है 1 in 44, और ये जो प्रेवलेंस है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये सिर्फ इंक्रीज्ड अवेयरनेस या जागरूकता की वजह से नहीं है, इसका एक्चुअली जो प्रेवलेंस है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर 2 बेसिक प्रॉब्लम है। सोशल इंटरैक्शन, दैट मीन जो सामाजिक हाव भाव, और कम्युनिकेशन, दैट इज संचार, उसकी गुणात्मक हानि, उसके डेफिसिट्स होते हैं। और दूसरी तरफ उसके अंदर रिपीटेड बिहेवियर्स ऑफ पैटर्न एंड इंटरेस्ट होता है। मतलब बच्चों में कुछ दोहरावनीय व्यवहार होते हैं और उनको पर्टिकुलर चीजों से कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, अगर ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ, अगर मैं आपसे बात नहीं कर रही तो भी मैं हाथ हिला रही हूँ, तो ये चिंता का विषय हो जाता है। तो कुछ बच्चे ना पंजों के बल चलेंगे, कुछ बच्चों को साथ में ना सेंसरी इश्यूज हो जाते हैं। सेंसरी इश्यूज मतलब अगर साबुन है उसको स्मेल करना चाहेंगे, सराउंडिंग में आवाज नहीं है लेकिन कान पे हाथ रखेंगे। तो ये हम लोग जब बात करते हैं तो जनरली आंख से आंख मिलाते हैं। अभी तो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है तो आंख से आंख के कंप्यूटर ही है सामने, पर जब हम मिलते हैं तो हम जनरली बात करें तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो ये बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम एक तरफ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं। काफी बच्चे में चंचलता कईयों में होती है। आप इनको बुलाते हैं तो ये प्रिटेंड टू बी डेफ, मतलब वो अनसुनवाई कर देते हैं, पर उनकी सुनवाई की सही होती है। और कई बच्चों को होता है कि हमें खिलौनों को लाइन में लगाना है। अब आप कहोगे कि लड़कों को जनरली रेसिंग कार पसंद है, लड़कियों को बार्बी डॉल पसंद है, लेकिन इनको क्या होता है कि किसी एक खिलौने का पर्टिकुलर पार्ट पसंद है। जैसे कि जो ट्रक है या कार है उसका पहिया पसंद है, जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा पसंद होते हैं। और उसके बाद कईयों को होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज करनी है, जैसे कई लोग चॉकलेट्स के ना रैपर्स को इकट्ठा करेंगे,
हाँ, और अगर आप उसको पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम का नाम बनाने की जगह वो व्हाट इज योर नेम रिपीट करेगा, जिसको इकोलेलिया कहते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है वो ऑटिज्म में आती है। और ये जो है कि हम इसको, जो इसका सस्पिशन है, इसके ऊपर जो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, वो इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कर सकते हैं। अगर एक 6 महीने का बच्चा जिसकी सुनवाई सही है और जो देख सही रहा है, लेकिन उसको नाम बुलाओगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा 1 साल पे बड़बड़ाना नहीं शुरू करता, बैबलिंग नहीं करता, या उंगली से अपनी कोई चीज पसंद है वो नहीं दिखाता है, या टाटा बाय बाय नहीं करता है, या 16 महीने पे एक मीनिंगफुल शब्द, मीनिंग के साथ शब्द नहीं बोल रहा, या 24 महीने पे 2 शब्दों को जोड़ के मीनिंग से नहीं बोल रहा, या कभी भी कोई शब्दावली आई है और वो भूल गया है, तो ये सारा चिंता का विषय होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि हम आजकल इसको ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है हर बच्चे में हर परेशानी, हर लक्षण नहीं है, और हर बच्चे में उसकी सिवियरिटी, इंटेंसिटी अलग होती है। तो ये 2 चीजों का। और दूसरा, आजकल हम नॉर्मल अबनॉर्मल शब्द नहीं यूज करते, हम कहते हैं टिपिकली डेवलपिंग एंड दोज विद स्पेशल नीड्स। ये हमें समझना है, क्योंकि एक ये स्पेक्ट्रम है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हर बच्चे का पोटेंशियल और हर बच्चे की चीजें नहीं है। और आजकल इसमें जो ध्यान रखना है कि हम जो भी ये हमें जो लक्षण बात किया है, ये लक्षण जब भी आते हैं, तो अगर आप सोच रहे हो एक बच्चा है, उसको हमने एक बच्चा है, उसको हमने पैम्पर करके रखा है, तो जब उसका मन नहीं हुआ, मूड नहीं हुआ, तो वो भी आपकी बात अनसुनी करेगा, है ना। लेकिन वो कभी कभी करेगा जब उसका मूड कर रहा है। ये वाले जो बच्चे हैं, ये जो सारी जो मैंने लक्षण बताए थे, उसमें ये मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे, अधिकतर समय रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये लक्षण तो सेम है, हर एक में होते हैं, सारे बच्चों में होते हैं, लेकिन इनमें अधिकतर टाइम रहते हैं, तभी वो चिंता का विषय और रेड फ्लैग होता है और हमारे को डॉक्टर को दिखाना है। एक बार और ये लोग ना, कई बार होता है दादा दादी नाना नानी बोलते हैं कि माँ बाप भी थोड़े शाई थे, दूसरों से मिलते नहीं थे, क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं, अपने में ही रहते हैं। अब दूसरों के बच्चों के बीच में खेलेंगे, लेकिन अपने खिलौने से खेलेंगे, दूसरों के साथ नहीं खेलेंगे, आप समझ गए। तो दे डोंट लाइक टू मिक्स अप। तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मम्मी डैडी भी शाई थे, थोड़ा देर से ही घुलना मिलना शुरू किया था। और दूसरा होता है कि ये लोगों में ना, बच्चों में जनरली इनकी लैंग्वेज देर होती है, बात हुई थी, शब्दावली आती ही नहीं है या देर से आती है, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ मम्मी डैडी देर से बोले थे, तो इसलिए वो वेट करते जाते हैं। तो मेरी सबसे ये आपसे विनती है कि कभी भी हमारे को जो हमने लक्षण के बारे में बात की है, वो हमें काफी मोर देन 50% टाइम हमें आपको मिलते हैं, 50 to 75% या 50 एंड अबव में मिलते हैं। तो प्लीज डॉक्टर से संपर्क करेंगे, बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करेंगे, और पहला कांटेक्ट में थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे। मेरे को कोई थेरेपिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, मैं आपको ये बता रही थी कि हमने स्टडी में देखा था कि 21.8% था एक्चुअली बच्चों में एक से ज्यादा परेशानियां इकट्ठी थी। तो वो एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, या इवन पीडियाट्रिशियन अगर आपके आसपास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो वो बच्चे को पूरी तरफ से देख के ये बता सकता है कि उसमें क्या क्या परेशानी है। क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों में जो है उसमेम साथ में और परेशानियां हो सकती हैं। अभी हमने रिसेंटली रिसर्च किया, जिसमें हमने देखा 1872 बच्चों में देखा ऑटिज्म के, जो, क्योंकि मैं ऑटिज्म क्लिनिक 25 साल से चला रही हूँ, तो उसमें हमने देखा कि 80% में और प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 53% में हाइपर एक्टिविटी थी, ठीक है, 40-50% में साथ में मानसिक समझ कम थी, कुछ बच्चों के अंदर बहुत एग्रेशन था, कुछ बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों में एपिलेप्सी थी, मिर्गी थी साथ में। तो वो तो तभी होगा ना जब डॉक्टर देखेगा। इसका जो डायग्नोसिस है उसके लिए कोई फैंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है लोग 10,000 टेस्ट बोल देते हैं, ये करा लो वो करा लो। इसका टेस्ट जो इसका जो डायग्नोसिस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, प्योरली क्लिनिकल है। उसमें हम लोगों ने डायग्नोस्टिक टूल बनाए हुए हैं जो सोशो कल्चरल सेंसिटिव है, क्योंकि जो हम एक बच्चा हमारे घर में व्यवहार करता है और जो एक कोई दूसरी कंट्री में, किसी अमेरिका में क्या एक्सपेक्ट करोगे एक बच्चे से एक फैमिली में, और जो हम हिंदुस्तान में करेंगे वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारी कल्चर डिफरेंट है। इसमें ये नहीं कि वो अच्छे हैं हम खराब है, या हम अच्छे हैं वो खराब है, ऐसा नहीं है, पर वो सब भिन्न है। तो हमारे को जब बच्चों का ये समझना है, तो जो हमारी सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है बच्चे की और जो बिहेवियर की, उसी के हिसाब से देखना है। तो वो सोशो कल्चरल सेंसिटिव टूल बने हुए हैं,
जिसको हमने मोबाइल ऐप में भी कन्वर्ट किया हुआ है, और वो लेकिन डॉक्टर्स के लिए है, और जो टूल्स हैं, ताकि वो कोई भी कहीं पे भी जाके बैठ के ना वो टूल जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं फ्रीली एप्पल और गूगल से, वो पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक है, वो जब डाउनलोड करके उसमें वो बाकी और बीमारियां भी उसमें से डायग्नोज होती हैं, ऑटिज्म के अलावा एडीएचडी, एपिलेप्सी और न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट। तो उसमें क्या होता है, सवाल आते हैं जिससे वो आपको पेशेंट से पूछने होते हैं और बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। तो वो और जो अगर कई बार आप कुछ पूछ रहे हो पेरेंट्स से और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, मम्मी डैडी ने तो कुछ बोला, आपको कुछ और दिख रहा है, तो उसमें हमने ये भी टूल में बनाया कि अगर मम्मी डैडी और आपकी इंप्रेशन, मोस्टली देखो प्रिंसिपल ये रहता है, जो मम्मी डैडी बोलते हैं वो अधिकतर सही होता है 99%, लेकिन कई चीजों में ऑब्जर्व अगर डॉक्टरी रूप से किया जा रहा है तो किसको इंपॉर्टेंस देनी है, वो सब भी एस्ट्रिक्स लगा होता है उसमें। तो ताकि ये नहीं है कि मैं कर रही हूँ, डॉक्टर सविता कर रहे हैं डायग्नोसिस, या कोई और भी कर रहा है, तो मतलब यूनिफॉर्मिटी रहे। तो वो वाले टूल्स से ही डायग्नोसिस होता है, उससे सिवियरिटी पता चलता है, और हम बच्चों का देखते हैं कि उसका और टूल्स लगा के कि दिमाग से समझ कितनी है, व्यवहार में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट, ईजी, एमआरआई वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है डायग्नोसिस करने के लिए। जो टेस्ट करने होते हैं वो अलग से उनके कारण समझने के लिए होते हैं। तो ये एक दिस इज वन थिंग कि ऑटिज्म का क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कभी भी आपको जो भी हमने लक्षण बताए थे वो अधिकतर टाइम अगर बच्चे में रह रहे हैं 50% से ज्यादा, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाए। और अगर डायग्नोसिस वो बोलते हैं कि हो गया है, कि ऑटिज्म लग रहा है, ऑटिज्म है, तो उसके बाद क्या होता है, जनरली पेरेंट्स को पहले होता है डिनायल होता है कि नहीं है, नहीं ऑटिज्म, क्योंकि क्या है, एक तो बहुत कैटास्ट्रोफिक हो जाता है कि बहुत हमें दुख होता है कि कैसे हो गया, हमारे साथ क्यों होना चाहिए, हमारे साथ नहीं है, होना चाहिए। तो 5-6 डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि इस उम्मीद से कि कोई कह दे कि ऑटिज्म नहीं है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है और फिर काफी डॉक्टर बोलते हैं कि है, नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, पेरेंट्स की आती है कि पेरेंट्स की नेक्स्ट स्टेज होती है कि उसके अंदर उसमें गिल्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आजकल मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटी छोटी फैमिलीज में रहते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होते हैं। तो कई बार, और वैसे भी इतने हाई स्ट्रेस में पेरेंट्स के बीच में जनरली कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमने आर्ग्यूमेंट किया प्रेगनेंसी में, रेस्ट नहीं किया, काम करते रहे, और फिर ये होता है कि बोला जाता है लेडी को कि आप काम कर रहे थे, आपने बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से उसको ऑटिज्म हो गया। तो ये ब्लेम गेम वगैरह चलता है। तो ये है कि हमारे को गिल्ट नहीं करना, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, या आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, कुछ मिस हो गया है जिसकी वजह से आपके बच्चे को ऑटिज्म है। क्योंकि ऑटिज्म क्यों है, इट इज नॉट क्लियर। आज के दिन में भी वो एक बड़ा एनिग्मा, एक पहेली है कि ऑटिज्म में कुछ कारण आनुवांशिक होते हैं, कुछ कारण इन्वायरमेंटल होते हैं, और कुछ कारण इन्वायरमेंटल होते हैं जो इन्वायरमेंट में हमारी चीजें हैं जो जीन्स के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करती है, जिसको एपिजेनेटिक कहते हैं। अनुसंधान जारी है, कुछ जेनेटिक जो कारण है, कई बीमारियां डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, ट्यूबरस क्लोरोसिस के साथ एसोसिएटेड है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जेनेटिक टेस्ट ऐसा नहीं आया कि सारे ऑटिज्म को पकड़ ले। दूसरा, अगर हमारे एक फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज्म है, ऑटिज्म लड़कों में 4.5 गुना ज्यादा पाया जाता है लड़कियों से, लेकिन अगर एक लड़की को घर में ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में, अगर आप फैमिली में प्रेगनेंसी रिस्क में 7% होता है, 7% रिस्क होता है कि अगली प्रेगनेंसी में ऑटिज्म हो सकता है। अगर लड़के को है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 4% हो सकता है। लेकिन अगर 2 बच्चों को ऑटिज्म है तो रिस्क हो जाता है 25 से 35% तीसरे बच्चे का ऑटिज्म होने का। और अगर जैसे ट्विन्स होते हैं ना, अगर ट्विन्स 2 आइडेंटिकल ट्विन होते हैं तो उसमें 60 से 90% तक हो सकता है कि दोनों को हो। अगर ट्विन्स 2 अलग अलग होते हैं, जैसे लड़का लड़की ट्विन्स हुए ना, तो उसके अंदर रिस्क तो 20% तक ही होता है। तो और एक और चीज बड़ी अनयूजुअल देखी गई है कि फैमिली हिस्ट्री ऑटिज्म की ना होके कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है कि किसी की व्यवहार घर में थोड़ा अजीब होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम दिख सकती है। और इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग ये खाने पीने की जो सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो उसको जो सारा अच्छी तरह वॉश करना है। मदर को अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उसको वैल्प्रोइट देना, तो अगर वो वैल्प्रोइट पे है तो उसकी प्रेगनेंसी से पहले ही दवाई चेंज करनी होती है। माँ के विटामिन डी, फोलिक, जिंक डेफिशिएंसीज, ये सारों का एसोसिएशन देखा गया है। मदर की एडवांस एज, फादर की एडवांस एज,
फादर का भी अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फादर के जो स्पर्म के अंदर जो उसका जेनेटिक्स है उसमें कुछ हमें अबनॉर्मलिटीज मिल रही है। तो इट इज रियली। और दूसरा एक और चीज है कि आंतें हैं हमारी, आंतों के अंदर भी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिफरेंस पाया गया है। अगर हम लोग फैमिली में खाना खा रहे हैं तो सेम खाना खाते हैं पूरी फैमिली में, तो उसके अंदर सबके आंतों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए सेम होने चाहिए। हमने अभी अनुसंधान किया कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनकी आंतों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग है दूसरों से, बाकी उनके बहन भाइयों से। तो उसमें भी ये है, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो हम खा रहे हैं जैसे ग्लूटीन वगैरह सारा जो उसको जो खाते हैं उसको पेप्टाइड्स में जाते हैं, तो वो इन बच्चों के आंतों की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, आंतों से ब्लड से ब्रेन में जाके चीजों का इफेक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है, मोटा मोटा सही दिखता है, लेकिन कुछ पार्ट्स में जैसे उसके पुरकंजे सेल्स होते हैं सेरिबेलम में वो कम हो जाते हैं। कुछ होता है जो उसके दिमाग के जो ज्ञानंतु हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में फर्क हो जाता है, उनकी कनेक्टिविटी में फर्क हो जाता है, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में हो जाता है ना। तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स चल रहे हैं, इट्स नॉट क्लियर। तो इसलिए आपने कोई गलती नहीं की है और कोई ऐसा कारण नहीं था जिसको आप प्रिवेंट कर सकते। एक तो ये है, तो ये अभी आप समझ गए अभी तक कि हम लक्षण कैसे है, डायग्नोसिस क्लिनिकल है, और इसका जो कारण है वो अभी तक एक पहेली बनी हुई है, और पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे वो प्रिवेंट कर सकते थे। अब आपको जब डायग्नोसिस दे दिया है, एक दूसरे पे गिल्ट ना रख के और एक दूसरे पे ब्लेम ना करके आगे बढ़ना है। सारा जो एक बार ऑटिज्म किसी को है वो सारी लाइफ रहेगा, पर इट इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। जो क्योंकि एक दो चीजें हैं, ऑटिज्म इज नॉट क्यूरेबल बट ऑटिज्म इज ट्रीटेबल। अब क्यूरेबल होता है कि जड़ से निकाल के फेंक दो, मींस अभी हुआ ठीक हो गया आप भूल जाओगे। ट्रीटेबल होता है कि उसका जो प्रॉब्लम है उसका हल होगा। तो ये ऑटिज्म में आपको ऑटिज्म तो सारी उम्र रहेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम अभी चैलेंज आया, अभी छोटा बच्चा है उसको ये आया कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो हम उसको बोलना चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करे और जो वो बोलना चाह रहे हैं हम समझे, तो हम उसका हल करेंगे। फिर वो एडोलेसेंट इशू में जाएगा तब और कुछ आ जाएगा, जब टीनेजर हो जाएगा उसके कुछ, वैसे भी बच्चों में टिपिकली डेवलपिंग में भी टीनेजर में इशू आते हैं, इनमें कुछ अजीब अलग से आते हैं। तो मतलब हर एज पे अलग अलग चैलेंज आएगा, चैलेंजिंग रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हर चैलेंज का हल है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आजकल कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन रिमिशन, मतलब हो जाता है जब हम उस पर एफर्ट कर रहे हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जब वो हल हो गई तो उभर के नहीं रहेंगी, रिमिशन में रहेंगी, मतलब वो ऊपर से नहीं है लेकिन दब गए हैं। तो इसलिए अभी होप रखना है और हमें हर बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाना है। वो कैसे ले जा सकते हैं वो और उसके लिए बेसिकली बिहेवियर इंटरवेंशंस होती हैं। पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं एक लैंग्वेज के बारे में करते हैं कि वो बोलेगा कब। कुछ ऑटिज्म के बच्चे अच्छी तरह बोलते हैं, काफी तक कम बोलते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो पेरेंट्स चेस करते रखते हैं कि बोली के ऊपर। कई बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि पेरेंट्स की गाना गा लेंगे, वो नर्सरी राइम्स वगैरह कर देंगे, स्टोरी बोल देंगे, लेकिन जो आपको कम्युनिकेट करना है अपनी चीज वो नहीं बताएंगे। तो बेसिकली हमें फोकस करना है कम्युनिकेशन पे, कि हम बात समझ सके, चाहे वो मुंह से हो चाहे नॉन वर्बल हो, ये हमें ध्यान रखना है। वर्क करना है बोली की तरफ भी, पर सिर्फ बोली पे फोकस नहीं करना है। जो मेन स्टे है वो बिहेवियर इंटरवेंशन है, जिसमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन को मिक्स करके आप जब बच्चे को दिखाते हैं, पूरा इवेल्युएट करके हम उसका इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बताते हैं। हमने उसके लिए बुक्स भी बनाई हुई है, इंटरवेंशन की भी, बाकी सारी बुक्स भी, जो पेरेंट्स को बताने के लिए कि ऑटिज्म क्या है और क्या एविडेंस है वेरियस ट्रीटमेंट्स का। उसके लिए एक हमारी वेबसाइट है, वो मैं इसमें चैट में डाल दूंगी, www.ped मतलब पीडियाट्रिक्स, NEURO मतलब दिमाग, AIMS.org। उसमें पेरेंट्स कॉर्नर में हमने छोटी छोटी किताबें भी और बड़ी किताबें भी बनाई हैं कि क्या बीमारी है, कैसे डायग्नोज होता है और क्या एविडेंस है वेरियस ट्रीटमेंट्स का। तो जो ट्रीटमेंट का मैंने, और जो बाद में हमने इंटरवेंशन बुकलेट्स ही बनाई है कि सारे आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है, सारी चीजों के लिए बनी हुई है। तो हमारे पास जब आते हैं तो हम इंडिविजुअलाइज करके उसमें टिक मार्क करके बोलते हैं। ये है कि आपका इंडिविजुअलाइज जो प्लान है वो पूरे दिन में ढालना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक एक दो दो घंटे की थेरेपीज करानी है इवनिंग में,
वो है कि पूरे दिन में ढालना है, एक पूरा रूटीन बनाना है, हमें एक प्लानर बना लेना चाहिए बच्चे के लिए कि सुबह से शाम तक क्या करना है। और ये ध्यान रखिए कि हम जो बच्चे को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, वो उतना नहीं फॉलो करते जितना अगर विजुअल क्यूज, फोटो से, पिक्चर से आप दिखाएंगे तो वो ज्यादा समझेंगे। तो अगर आप पूरा उसको स्ट्रक्चर प्रोग्राम उसका एक पूरा प्लानर में बना के आप रख देते हैं, दीवार एक्टिविटी बोर्ड लगा दीजिए, उसमें आप लगा देंगे तो उसको पता है कि पूरे दिन में क्या उसने करना है। और एक एंड में रिमार्क्स कॉलम बना के उसमें एक स्माइल करता हुआ बच्चे की फोटो बना सकते हैं और एक सैड फेस की। उसमें क्या, अगर बच्चा आपकी बात सुन रहा है, आपकी समझ रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, तो उसको समझाइए कि आप गुड बॉय या गुड गर्ल थे, तो स्माइली को टिक करिए। ऐसे ही संडे को गिनेंगे 7 दिन में से क्या ज्यादा था, अगर स्माइली ज्यादा था या सैड फेस ज्यादा था। अगर स्माइली ज्यादा था तो आप उसको जो भी उसको जायज चीज पसंद है, कई बार वो लोग मांगते हैं कंप्यूटर या मोबाइल जो आप नहीं दे सकते, तो जो आप दे सकते हो वो चीज उसको आप दीजिए, तो स्लोली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो दी जाती हैं, उनका स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है। एक है कि हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाई तो खा लेते हैं, अगर मिर्गी वाली दवाई होती है या कोई भी दिमाग में लगने वाली दवाई पे हमारे मन में वहम आ जाता है कि कुछ एडिक्शन हो जाएगी, डिपेंडेंस हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस है, उसके लिए अगर आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए दे रहा है, उससे कोई एडिक्शन या डिपेंडेंस नहीं होती। स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। जैसे बच्चा बहुत चंचल है या उसकी अटेंशन नहीं कर रहा या बहुत गुस्से वाला हो रहा है, कभी अपने हाथ पैर को काट रहा है या किसी और के काट रहा है, बहुत ज्यादा उधूम मचा रहा है, उसको अगर दौरे पड़ रहे हैं या उसको जब हम सुला रहे हैं तो सुलाने के प्रक्रिया में टाइम लगता है, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी। तो ये सारी चीजों में जब हम करेंगे तो उससे उसको आगे थेरेपीज में वो फॉलो कर पाएगा। और जो न्यू चीजें कई हैं जो हम लोग ट्राई करते हैं, हर कोने पे तो आजकल स्टेम सेल के सेंटर बने पड़े हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स इधर उधर जाते हैं। तो अभी स्टेम सेल का कोई प्रूवन रोल नहीं है, अनुसंधान में हो रहा है, हम भी एम्स में अनुसंधान कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, किस कारण से होता है, जेनेटिक्स वाला भी कर रहे हैं, इंटरवेंशंस के लिए भी कर रहे हैं, और इसका भी स्टेम सेल का भी एक पार्ट होता है एक्सोसोम, उसके ऊपर हम अभी अनुसंधान शुरू कर रहे हैं। और साथ में डाइट्स का भी, ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट, प्रोबायोटिक्स, वो सब पे अनुसंधान चल रहा है, उसका प्रूवन रोल नहीं है। तो वो सारी चीजें आप अनुसंधान में कर सकते हैं, लेकिन अपने आप ट्राई मत करिए कुछ, अगर आपको, क्योंकि ट्राई करने से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सारी लाइफ के लिए है, तो जिस चीज का एविडेंस है तो उसी चीज को हमें करना चाहिए। तो ये आपको उस वेबसाइट में पूरा वो दिया है, और आजकल टेक्नोलॉजी का हेल्प से भी बहुत कुछ होता है। हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस रिसर्च एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में, तो हम IIT दिल्ली के साथ मिलकर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी ना बच्चों के लिए टैबलेट बेस्ड गेम्स बना रहे हैं, जिससे उनके जो स्किल्स है, प्रेडिक्शन स्किल्स, उनके समझने के स्किल, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोटिक टॉयज बना रहे हैं जिससे उनको समझ में आए, उनसे गेम खेल कर सके। और हम लोग ह्यूमन रोबोट्स के साथ उसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए हेल्प ले रहे हैं, साथ में ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ऊपर कर रहे हैं। पर ये सारी चीजें रिसर्च में है एंड दे आर कमिंग अप। तो आपको ये बता रही हूँ कि होप के लिए कि समथिंग कमिंग अप, लॉट्स ऑफ थिंग कमिंग अप, लेकिन कोई जो बाकी चीजें जिनका एविडेंस नहीं है वो हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक हमें अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होना चाहिए, और हम 100% एफर्ट कर रहे हैं तो रिटर्न 20 से 30% ही मिलेगा आपको, 100% नहीं मिलने वाला है। तो बिकॉज हम लोग फिर टेंशन कर जाते हैं, और एंड पेरेंट्स को देना चाहिए कि इकट्ठा मिलके काम करना है। सिर्फ मम्मी को बोल दो कि नौकरी छोड़ के बैठ जाओ तो ठीक नहीं है। हमारी 79% मदर्स क्लिनिकली डिप्रेस थी ऑटिज्म की। तो ये है कि फैमिली को पूरा इकट्ठा सपोर्ट करके करना है, सिर्फ मदर पे नहीं डालना, क्योंकि अगर 24 घंटे मदर बच्चे को देख रही है तो वो स्ट्रेस उसी को इफेक्ट कर जाता है। तो इसलिए सबको मिलके करना, ना पेरेंट्स की गलती है ना बच्चे की गलती है, बस हमारे को ये कोशिश करना है कि हमारे को उसको कोशिश करके मेन स्ट्रीम में डालना है। अगर उसमें नहीं चलता है तो उसको ओपन स्कूल में, नहीं तो वोकेशनल ट्रेनिंग करके, ताकि वो अपने काबिल बन सके किसी वे में। तो हर चीज में है, पीपल लाइक चार्ल्स, इफ यू हैड आइंस्टाइन, न्यूटन, मोजार्ट, मैरी क्यूरी, इन सबको ऑटिज्म था। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमारे बच्चे भी वो बनेंगे, लेकिन मतलब होप है और कुछ डिफरेंटली होके एबल भी काम कर सकते हैं। और हमारे को ये है कि उनको मैक्सिमम पोटेंशियल पे ले जाना है। और हम लोग जब पूरे हम परेशान हो जाते हैं ना, होप कहती है कि हमेशा एक बार और ट्राई करो,
और जो बाकी पेरेंट्स हैं, जो बाकी पब्लिक जनरल है जिनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, उनको ह्यूमैनिस्टिक वे में एम्पैथी से देखना चाहिए, क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो पब्लिक प्लेस में जाता है तो लोग जिस वे से देखते हैं वो ठीक नहीं होता, बड़े नेगेटिवली देखते हैं। तो इसलिए आई फील कि सबको समझना चाहिए कि किसी की गलती नहीं है कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम है, और बच्चे की बिल्कुल कतई गलती नहीं है, और वो सबका राइट है, फंडामेंटल राइट है सब कुछ करने का जो हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोगों को अवेलेबल है। और इसलिए हमारे को पॉजिटिवली एम्पैथी से और ह्यूमैनिस्टिक वे में देखना है, एंड हम हर एक को कोशिश करना है और डिग्निटी से सबको देखना है। ये नहीं कि हम किसी को लुक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मेरे को लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कल को एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे कोमा में जा सकते हैं, मेरा कुछ भी हो सकता है ना, तो ये तो है नहीं, वो तो भगवान ने किसी को प्रॉब्लम दी है तो हमें उसको सपोर्ट ही करना है ना। तो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स which came to my mind, because मेरे को पहले था क्वेश्चन आंसर देंगे, बट आप टोल्ड मी टू स्पीक, तो मेरे दिमाग में ये अनप्रिपेयर्ड जो दिमाग में व्हाट आई फेल्ट आई स्पोक, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इतना अच्छे तरीके से इस विषय पे अपने विचार रखे और हमारा मार्गदर्शन किया। यदि आप में से किसी के कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और उनका निवारण हम वेबिनार के अंत में कर लेंगे। और मैम अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है तो हम आपको पर्सनली वो आपको क्वेश्चंस भेज देंगे ताकि आप उनका रिप्लाई कर सकें। यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा, ये किसी एक और चीज है, ऑटिज्म मानसिक विकलांगता जो मेंटल रिटार्डेशन पहले बोलते थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो नहीं है। और किसी ने पूछा, और एसएलडी जो है जो तारे जमीन पर में थी, वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसके अंदर मन दिमाग की जो मानसिक क्षमता है, उनका जो आईक्यू होता है वो ठीक होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, लेकिन उनको कई बार उनको समझ नहीं आती चीजें, जैसे कई बार डिसलेक्सिया में होता है ना, वो बी और डी में कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो और समझ में नहीं आता, कईयों को कैलकुलेशन में समझ में नहीं आता, कईयों को डायग्राम में समझ नहीं आता, तो ये डिफरेंट टाइप्स की डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया होती है, तो ये वो अलग है। पर वो तारे ज़मीन पर ऑल्दो वाज डिसलेक्सिया के ऊपर था, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी सीख है पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चा, उसके फादर उनको डांटते रहे थे बच्चे के कि वो नहीं कर रहा है और वो और ज्यादा स्टबर्न हुए जा रहा था, पेरेंट्स ने ये रियलाइज नहीं किया, स्पेशली फादर ने, कि उसको प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बोर्डिंग में घुसा दिया, वहां बोर्डिंग में आमिर खान को समझ में आया और उसने मतलब हेल्प करा वो बच्चे को, उसने जो पेंटिंग बनाई वो उनकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी उसमें डाली थी ना, उसका पेंटिंग डाली गई। तो बेसिकली कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो नेग्लेक्ट नहीं करना है, कोई चीज को इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेड ऑन फेस करिए ना, हम ये क्यों सोचे कि आंख बंद करके ऑस्ट्रिच की तरह की सीधे ठीक हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम दी है, देखो इट्स नॉट लाइक एन अमेज़न पैकेज कि आप चेंज कर दो, राइट। भगवान ने प्रॉब्लम दी है ना, तो हम लड़ सकते हैं और हमें खुशी खुशी उसको करें तो ठीक है, मतलब आई थिंक इकट्ठे मिलकर एक फैमिली करे। पर एक और चीज है, जो लोग कुछ बोलते हैं आप उनको नजरअंदाज करिए, और कोई भी घर में भी बोलते थे ऐसे कर दो, प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करके करिए, जिसका एविडेंस है उसी का करिए। कई चीजों में हानि भी हो सकती है, अपने आप मत कुछ ट्रीटमेंट्स करिए। और कई चीजों में अब जैसे स्टेम सेल है ना, कई लोग मतलब इट्स जस्ट अब हर सेंटर खुला हुआ है कोने में। मेरे पास कोई पेशेंट आ चुके हैं जिनको स्ट्रोक हो चुका है आफ्टर स्टेम सेल, वो खून ब्लड क्लॉट हो गया ब्रेन में आफ्टर स्टेम सेल। तो मतलब इट्स नॉट कि हम ट्राई कर रहे हैं और सेफ ही है ना, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज ध्यान रखना है उस बारे में और अपने बच्चे को पॉजिटिविटी से देखिए। थैंक यू मैम। Thank you.